तो क्या हाल है लड़के लड़कियों, आपका तो एग्ज़ाम बहुत क्लोज है एसएसटी का। तो क्लास 8th एसएसटी का पेपर आज सोल्व करते हैं, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पीरियडिक टेस्ट 1 में आ चुका है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल, और हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोशल साइंस का। अब देखो, क्योंकि पेपर पास है और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपको 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस टाइम, जो आपको ध्यान देनी चाहिए, और वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से ही होगा। हाँ, उसके और भी तरीके हैं, लेकिन शायद आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप और तरीके खोजो। तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जानने का, रिवाइज हो जाएंगे ये भी, और आपको पेपर को सोल्व करने की अप्रोच आती है, जिससे ओवरऑल क्या होता है, इन तीनों चीज़ से ओवरऑल क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन बेहतर करते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको पता है कि फ्रेश वाटर के कुछ ही सोर्स हैं, ठीक है, लेक भी होता है, रिवर भी होती है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? रिवर को देंगे, क्योंकि ये एक बहता पानी है। क्या है? बहता पानी है, और बहते पानी को प्रायोरिटी पर रखेंगे फ्रेश वाटर के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन रिवर यहाँ ना होता, यहाँ पर पॉन्ड होता, तो हम लेक को, झील को फ्रेश वाटर के रूप में चूज करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स एटमोसफेयर। अबंडेंट होता है मतलब जो फुल, बिल्कुल मतलब अति हो, जिस चीज़ की, जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा अति हो, तो अबंडेंट मतलब भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है आपके एटमोसफेयर में? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑब्वियसली नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मत लगा के आ जाना, ऑप्शन सेकंड, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है आपकी, अबेंडेंटली भरी हुई है अर्थ एटमोसफेयर में, ठीक है, अबेंडेंटली। देखो, सबसे अधिक पाई जाती है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक, अधिक मतलब अबेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने ईयर्स के लिए इलेक्टेड होता है? 5 साल के लिए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, 5 साल के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विच लैंडफॉर्म इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी लैंडफॉर्म दुनिया की, विश्व की छत कहलाती है? छत कहलाता है, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ए वेस्टर्न घाट्स, बी थार डेजर्ट, सी हिमालयाज, और डी डेक्कन प्लेटो। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हिमालयाज। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड होती है हिमालयाज, क्योंकि ये दुनिया में सबसे बड़ी श्रृंखला है पहाड़ों की, जिसको आप कहते हो हिमालय। हिमालय को विश्व की छत कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी आता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग पौने 9 किलोमीटर है। तो 7.5 या 8.5 किलोमीटर है ऐसे ऊंचाई। और ये हिमालय का ही पार्ट, हिमालय में ही ये पहाड़ भी पाया जाता है, हिमालय रेंज में। तो हिमालयाज रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ। तो हमारे पास भारत में गंगा तो है ही एक, जिसका नाम गंगा है, लेकिन हमारे साउथ में एक ऐसी नदी है जिसको हम गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। तो ये कौन सी नदी है? गोदावरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गोदावरी को हम गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व उत्तर भारत की गंगा नदी जैसा ही है, ठीक है। तो गोदावरी को क्या कहा जाता है? गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये है आपका 1975, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में जो गोदावरी नदी थी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कहीं पर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। जहाँ पर ज़्यादा भारी बारिश होती है, उस एरिया के जंगलों को क्या कहा जाता है? थॉर्न फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और टेम्परेट फॉरेस्ट। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार हमेशा वन बने रहेंगे, सूखते नहीं, क्योंकि बारिश पड़ती रहती है, मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है नेचर में,
जो आपके नॉर्थ ईस्ट है ना, जो आपके इधर जाके ऐसे थोड़ा सा, पता नहीं बना पा रहा ना, तो ये जो एरिया है इधर, ये पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है इंडिया का। तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे वन जहाँ पूरे साल भारी बारिश होती है, पूरे साल भारी बारिश होती है, वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन पेड़ों की पत्तियाँ साल भर हरी रहती है क्योंकि पानी बरसता रहता है, इसलिए इन्हें सदाबहार भी कहा जाता है। और भारत में इवन पश्चिमी घाट, जो आपका पश्चिमी घाट है, जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर में, और अंडमान निकोबार, ये जो आइलैंड है यहाँ पर हमारे देश के, इनमें इस तरह के वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेज? तो इंडियन पार्लियामेंट में कितने, भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। ऑप्शन बी 2। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। देखो लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी पर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। जैव विविधता क्या है? एक उदाहरण सहित समझाइए। तो जैव विविधता क्या है? बेसिकली आप समझो इस बात को कि बायोडाइवर्सिटी वो होती है जहाँ पर सभी प्रकार के हर पशु पक्षी होते हैं। ठीक है, जैव विविधता का मतलब है किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, फफूंद, फंगी, जिसको कहते हैं ना फंगाई होती है, इन सब को मिलाकर जो एक एनवायरनमेंट बनता है उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि संदर्भ के लिए एक जंगल में बाघ, हिरण, बंदर, बांस के पेड़, झाड़ियाँ और पक्षी सब एक साथ रहते हैं, तो ये सभी मिलकर उस क्षेत्र की जैव विविधता बनाते हैं, उस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमें संतुलित पर्यावरण देती है, मतलब कि इसको बोलेंगे आप कंट्रोल्ड, संतुलित कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देती है। कंट्रोल्ड पूरा तरीके से आपको एक एनवायरनमेंट देती है। ऑब्वियसली अगर एक भी प्रजाति खत्म हो जाती है तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ता है। ठीक है, इसके साथ हम अपना आंसर लिख लेते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन 1 आंसर बायोडाइवर्सिटी मीन्स the variety of living things like animals, plants, birds, insects, and even small organisms found in one area. इन वन एरिया। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आपके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। इन अ फॉरेस्ट, इफ देर आर टाइगर्स, डियर्स, monkeys, bamboo trees, और हो सकता है birds, all these type of different all these, ये लाइन थोड़ी गलत हो गई, all these different type of life make up
बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, विद एग्जाम्पल आपकी पूरी डेफिनेशन हो गई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मतलब राष्ट्रपति जी की हमें 2 शक्तियां लिखनी है। अब देखो, राष्ट्रपति ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट है हमारे देश में, प्रथम व्यक्ति होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। आइए उनकी 2 पावर के बारे में लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं दोनों पावर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पावर्स लिखनी है। द प्रेसिडेंट गिव्स, तो फर्स्ट पावर है आपकी नहीं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। द प्रेसिडेंट गिव्स अप्रूवल टू ऑल लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट से लॉ पास होते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, वो सभी पार्लियामेंट बनाती है, हमारी संसद बनाती है, जिसमें हमारे सारे नेता और सांसद बैठे होते हैं। वो मिलकर कोई कानून पास करते हैं जिसमें मेजोरिटी बहुत तरह की वोट्स होती हैं, और लास्ट में जाकर उस पर जो साइन करता है जिससे वो कानून लागू होता है, वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरी पावर उनकी लिख लेते हैं। द प्रेसिडेंट appoints the prime minister and other ministers। तो प्राइम मिनिस्टर और अदर जो मिनिस्टर होते हैं, जो भी इलेक्शन जीत कर आते हैं, जो भी देश को चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, ये 2 पावर्स हो गई। प्रेसिडेंट का काम सिर्फ राष्ट्रपति भवन में बैठना नहीं होता। जब भी कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, वो तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना कर दे। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ये कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र, देखो डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र, जहाँ पर लोगों की सरकार हो, लोग चुनकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोगों की सरकार, मतलब कि जो सरकार बनेगी वो हमारा प्रतिनिधि होगा, हम चुनकर उसको भेजेंगे, मतलब ये लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में संसद की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लेते हैं। वी नीड अ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेसी टू मेक, वी नीड अ पार्लियामेंट in a democracy to make laws and to check if the government is working properly, if the government is वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, कि देखना होता है जो भी चुनकर भेजी है सरकार, वो अपना काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही है, तो विपक्ष उस बात को रखते हैं और बेहतर परफॉर्म करवाते हैं। इसलिए पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ज़रूरत पड़ती है। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ वॉइस, इट रिप्रेजेंट द पीपल्स वॉइस। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 ही है अभी तो हमारे पास। सेक्शन बी का, नेम 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। भारत में पाए जाने वाले 2 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? 2, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे कि हमने देखा, और ट्रॉपिकल। तो आइए लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों नेचुरल वेजिटेशन को जो कि भारत में पाई जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो पहली है ट्रॉपिकल, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ी थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और दूसरी हो सकती है आपकी ट्रॉपिकल डेसीडियस। पता नहीं मेरी डेसीडियस स्पेलिंग, डेसीडियस फॉरेस्ट स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो ये दोनों होती है आपकी नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं ये कहाँ पे अवेलेबल होती है। हमारे पास एक इमेज है,
और देखते हैं। देखो अब हमारे पास ना इंडिया में जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है और ये हमारा बीच का एरिया है। इस एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एरिया में पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी पे चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्लेन 3 मेजर लैंडफॉर्म फाउंड इन इंडिया। तो 3 मेजर लैंडफॉर्म फाउंड इन इंडिया कौन सी है, आइए देख लेते हैं। तो सेक्शन सी की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 है ये। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं जिसमें हमें लिखना है 3 इंडिया हैज़ 3 मेजर लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट आपके माउंटेन्स, जो कि होते हैं हाईलैंड विद स्टीप, चोटी के साथ, विद स्टीप स्लोप्स। एग्जाम्पल हो गया आपका हिमालयाज। दूसरा आपका आ जाएगा प्लेन्स, जिसमें फ्लैट एंड लेवल लैंडफॉर्म्स हैं फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ये रिवर के द्वारा बनते हैं। जब रिवर वहाँ से गुजर जाती है तो पीछे प्लेन एरिया छोड़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपका नॉर्दर्न प्लेन, और लास्ट थर्ड आपका प्लेटोज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटोज ये होते हैं एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स होते हैं, एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो डेक्कन प्लेटो। ठीक है, ये आपके हुए आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा भी खींच सकते हो, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप लंबा कर सकते हो। इसी के साथ आप इसका आंसर थोड़ा किताबी भी लिख सकते हैं। तो माउंटेन की जो परिभाषा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप इतना लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे आसार है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है और आपको लंबा आंसर करना है तो माउंटेन की परिभाषा आप ऐसे लिखोगे, डेफिनेशन, प्लेटोज की ऐसे लिखोगे और प्लेन्स की ऐसे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो मैंने एग्जांपल लिखा है वो इसके बाद एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेक्शन सी के सेकंड क्वेश्चन पर। मेंशन एनी 3 वेज इन विच वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वनों को और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए 3 उपाय बताने हैं आपको। देखो, जंगल को बचाने के 2 उपाय तो यही है, एक तो उसे कटने से रोकना, दूसरा जंगल को उगाना, मतलब पेड़ पौधे लगाना एक तरीका हो गया, और कटने से रोकना 2 तरीके, मतलब अफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन। आइए तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है प्रोहिबिटिंग डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन को रोकना, जंगल को काटने से रोकना, और इस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तीसरा तरीका ये हो गया आपका। और दूसरा ये था आपका प्रोमोटिंग अफोरेस्टेशन, मतलब जंगल उगाना और पेड़ लगाना, रिफोरेस्टेशन। तो 3 पॉइंट्स हो गए आपके सामने। अब आइए बात कर लेते हैं तीनों पॉइंट की। तो
तो पहला पॉइंट कहता है प्रोहिबिटिंग डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन को रोकना, कटिंग डाउन ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली और डिफोरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज हैबिटेट्स एंड डिस्टर्ब्स इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है एनवायरनमेंट में उसको डिसबैलेंस कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है हैबिटेट्स को, अलग अलग वन्य जीव की प्रक्रियाओं को नष्ट कर देता है। बैनिंग ऑन सेवरल, क्योंकि जब जंगल कट जाएगा तो कोई भी जानवर नहीं जी पाएगा और वो पूरी एक साइकिल को ख़राब कर देता है, पूरे जो इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पूरे इकोसिस्टम पर इफेक्ट पड़ने के बाद आपका डिफोरेस्टेशन करता है। बैनिंग और सेवरल रिस्ट्रिक्टिंग डिफोरेस्टेशन हेल्प्स प्रिजर्व एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द सपोर्ट। तो इसी के साथ वो सपोर्ट करता है अलग अलग वाइल्ड लाइफ को और प्रिजर्व करता है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को, अगर हम डिफोरेस्टेशन होने से रोक लें। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, अगर हम उनको बचा के रखें, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जानवर, हमारी लाइफ साइकिल, हमारे बहुत ही इसी के साथ हम इस्टेब्लिशिंग प्रोटेक्टेड एरियाज़, जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। बेसिकली आप देख सकते हो जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जानवर रहते हैं पहली बात तो। दूसरा, हम उसमें जितने भी वन्य जीव और जितने भी पशु पक्षी हैं उनको बचा कर रखते हैं जिससे कि कोई हार्म ना पहुँचे, मतलब नेचर पर कोई बड़ा अफेक्ट ना हो। एट दी एंड एटलीस्ट हमारे पास नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो हों जिससे कि हेवंस फॉर प्लांट्स एनिमल्स जहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, अलाउइंग पॉपुलेशन टू रिकवर एंड थ्राइव। दीज एरियाज आल्सो हैव टू कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जीन्स खत्म होते जा रहे हैं एनिमल्स के उसको बचाने में और मेंटेन हेल्दी इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं। और तीसरा और लास्ट हमारा प्रोमोटिंग अफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन, मतलब कि दोबारा से आप जंगल को उगाना, अलग से पेड़ लगाना, इस सब का एक तीसरा पॉइंट है। इसके साथ हम देख लेते हैं प्लांटिंग न्यू ट्रीज, अफोरेस्टेशन बोलते हैं जिसको, नए पेड़ों को लगाना, और रीप्लांटिंग ट्रीज इन डिफोरेस्टेड एरिया, जहाँ पर पेड़ काटे गए हैं फॉरेस्ट के वहाँ पर दोबारा से प्लांट करना ट्रीज़ को। हेल्प्स रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट कवर, जितने भी हमारे जंगल का नुकसान होता है उसको कवर करते हैं, विच इज़ क्रूशियल फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो जितना भी कार्बन एमिशन होता है उसको रोकने के लिए हेल्पफुल होते हैं जंगल, और दोबारा से पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल रिवाइव होगा तो वो हमें हेल्प करेगा। प्रोवाइडिंग हैबिटेट, और एक अच्छा वातावरण हमें प्रोवाइड कराएगा। दिस आल्सो हेल्प्स इम्प्रूव सोयल हेल्थ एंड वाटर कंजर्वेशन। तो जितना भी ज़मीन में वाटर कंजर्वेशन होता है, पानी ठहरता है, और सोयल की हेल्थ होती है, न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, वो बेहतर होगा अगर हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, जिसको बोलते हैं हम अफोरेस्टेशन। तो प्रमोटिंग अफोरेस्टेशन तीसरा ऑप्शन हो गया आपका। तो तीनों ऑप्शन हमने, तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि लिखना तो पड़ेगा पेपर में। और ये आपका हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शंस ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के 3 फंक्शंस बताने हैं आपको, ठीक है, 3 कार्यों का वर्णन करना है। आइए करते हैं। तो लॉ मेकिंग, फर्स्ट है लॉ मेकिंग, फर्स्ट है आपका लॉ मेकिंग। लोकसभा कौन सी होती है? अब देखो हमारे पास ना पार्लियामेंट है, अभी एक नई पार्लियामेंट भी बनी है देश में, तो आप पहले पार्लियामेंट की थोड़ी इमेज बैठा लो दिमाग में। ये हमारे पास पार्लियामेंट है, ठीक है, ये हमारे पास पार्लियामेंट है। अब इस पार्लियामेंट की शेप बेसिकली ऐसी है, ये ऊपर से डायमंड जैसी है शेप, ठीक है। इसमें आपके यहाँ पर 2 सदन है, ये 2 ऊपर के सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा एक को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स, यही बोलते हैं ना, हाउस ऑफ स्टेट्स। अब फंक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, दोनों ही पूछ सकता है, लेकिन आप लोकसभा के बारे में पूछा है तो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट होता है लॉ मेकिंग।
ये संसद कानून बनाती है। वेयर इट पासिस बिल्स एंड मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, देश के लिए कानून बनाती है। दूसरा हो सकता है फाइनेंशियल कंट्रोल। अगर पेपर में आता है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा ही लिखना होगा, ठीक है। तो दूसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल, एज इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस एंड बजट। तो संसद के पास सारा पैसा कंट्रोल करती है संसद, देश का सारा पैसा कंट्रोल किया जाता है संसद के द्वारा। इसके बाद तीसरा है एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, वेयर इट होल्ड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल एंड कैन रिमूव दैम फ्रॉम पावर इफ़ दे लूज इट्स कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली क्या है कि एग्जीक्यूटिव मतलब कि जितनी भी कार्यप्रणाली की शक्तियाँ हैं ना, वो भी संसद के पास है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी अकाउंटेबिलिटी है, वो सब संसद के पास है। और जब चाहे जो मिनिस्टर काम नहीं करेगा, अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा, मतलब कि उसका जो मत है, जो उसकी वोट है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर टिका हुआ है, अगर वो लूज़ कर देगा, सब उसको कहेंगे कि इसको निकाल दो, तो एक वोटिंग होगी और उसके बिहाफ पर उसको निकाल दिया जाएगा, कैन रिमूव। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, इसको थोड़ा एलेबरेट करके लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लॉ मेकिंग। द लोकसभा इज़ द प्राइमरी बॉडी फॉर इनेक्टिंग लॉज इन इंडिया। जितने भी लॉ एक्ट हो रहे हैं उसके लिए प्राइमरी बॉडी है लोकसभा। इट कैन इंट्रोड्यूस एंड पास बिल्स, तो इंट्रोड्यूस भी करती है, उसके बाद बिल पास भी करती है वोट होने के बाद। सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द यूनियन एंड करंट लिस्ट। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में ना यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें लिखी हुई हैं चीज़ें, कौन से सब्जेक्ट्स पर, कौन से विषयों पर कानून संसद बना सकती है, ठीक है, इन दोनों में लिखी हुई है। फाइनेंशियल कंट्रोल देख लेते हैं। द लोकसभा है सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। तो गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है उसके ऊपर एक अलग से ही कंट्रोल है लोकसभा के पास। इट अप्रूव्स द यूनियन बजट, जिसमें वो पहले यूनियन बजट, देश का बजट पास करते हैं, विच आउटलाइंस द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इनकम, जिससे पता लगता है कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम हो रही है, कहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ पे पैसा लगाने वाली है गवर्नमेंट। और द गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड मनी विदाउट द लोकसभाज अप्रूवल। और लोकसभा के अप्रूवल के बिना गवर्नमेंट कहीं पर भी पैसा नहीं लगा सकती, जो भी सरकार बनी होगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट्स। तो लोकसभा हैज़ द पावर टू होल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर्स हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको लोकसभा के पास पावर है, उनको होल्ड करती है, ठीक है। इफ़ द लोकसभा पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर किसी के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन उठाता है और उसमें सब वोट कर देते हैं, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा के प्रति, दे आर रिक्वायर्ड टू रिज़ाइन। तो उसको रिज़ाइन करना होगा, उसको अपना पद छोड़ना होगा अगर संसद चाहेगी तो, ठीक है। ये अपने 3 कारण हो गए। तो इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और लॉ मेकिंग वेयर इट पासिस बिल्स, मेक्स लॉज, फाइनेंशियल कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट्स। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर लिख सकते हो। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन डी, मैप वर्क। मैप वर्क में कहा गया है कि आपको जो भी गिवन मैप होगा उसमें आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया है, उसमें आपकी मैप पर इंडिया की आउटलाइन हो चुकी होगी, उसके ऊपर लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन आपके पास यही है कि 4 ऑप्शन है, रिवर गंगा, हिमालय माउंटेन्स, थार डेजर्ट और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको मैप पर दर्शाने हैं। अब आपको पेपर में मैप मिलेगा, उस पर ये दर्शाओगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं थार डेजर्ट की। तो बेसिकली ये आपका थार, यहाँ पर राजस्थान है आपका, इस राजस्थान में यहाँ पर आपका ये थार डेजर्ट है, ठीक है। ये क्या है, थार डेजर्ट। अभी बताऊंगा कि पेपर में कैसे करना है। इसके बाद आपके पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन से? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा गया रिवर गंगा। देखो उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलते यूपी में पूरी लहरा कर यहाँ लखनऊ के नीचे से होकर गुजरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ के झारखंड में नहीं घुसती, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड में नहीं घुसती, झारखंड के ऊपर से बिहार से होकर निकलती है, और बिहार से होकर यहाँ वेस्ट बंगाल में निकल के नीचे गिरती है बे ऑफ बंगाल में। तो अब आइए इनको देख लेते हैं। हमने 4 चीज़ देख ली, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थार डेजर्ट, और क्या पूछा गया था? थार डेजर्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिमालय माउंटेन्स देख लेते हैं। अब देखो हिमालय माउंटेन्स कहाँ है?
अब हिमालय माउंट आपको पेपर में कुछ इस तरह का इमेज मिलेगी, ठीक है, ब्लू कलर की आती है। अब आप इसमें कहाँ कहाँ निशान लगाएंगे, आप इसमें मार्क करेंगे ये आपका थार डेजर्ट हो गया, ये आपका थार डेजर्ट हो गया। और इसके बाद आपका ये सारा इलाका, ये हिमालयाज़ हो गए, ठीक है, इनको आप हिमालयाज़ में लिखोगे। इसके बाद आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे गुजारनी है, देखो यहाँ से गुजरेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या मैं इसका कलर बदल दूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए? मैं कर लेता हूँ इसका कलर वाइट कर लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ब्लैक कर लेते हैं, हाँ ब्लैक कर लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है देखो गुजरात से, राजस्थान को छू लिया यहाँ पर, इसके बाद एमपी, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है आपकी छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में एंट्री कर गई, फिर झारखंड में एंट्री कर गई, फिर वेस्ट बंगाल में एंट्री कर गई, फिर आपके यहाँ त्रिपुरा और लास्ट मेघालय। ये 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है, ठीक है, 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ, ये आप निशान लगा देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आपसे पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया आपका, थार डेजर्ट, हिमालय, और एक चीज़ बची गंगा रिवर। अब गंगा रिवर के लिए आपको मैप जो मिलेगा उसमें ध्यान से यहाँ पर उत्तराखंड से निकलना है, इसको वाइट से बना लेते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड से निकलेगा, ये आप लहराते हुए नीचे से गए, यहाँ ऊपर चढ़ेगी बिहार में, और ये उतर गई। कैसे उतर गई? यहाँ से चली रेड, नीचे से ऊपर चढ़ी, और ये उतर गई, ठीक है। इस तरह से आप रिवर गंगा को दिखाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो, और आप दोबारा से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना रिवर गंगा का, आप प्रैक्टिस करना। यहाँ उत्तराखंड है ये, तो इसके हाफ से ऊपर से आई, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके नीचे नीचे से चली और एकदम से हल्का सा ऊपर उठी, बिहार में होके सीधा वेस्ट बंगाल से नीचे गिरी, सीधा वेस्ट बंगाल से नीचे गिरती है। तो ये गंगा रिवर हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये पेपर में हेल्प करेंगी। ये चीज़ें एटलीस्ट ये चीज़ें कर लेना, आपका पेपर नज़दीक है, आपको हेल्प करेगा। और इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया, सारे सेक्शन कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।